सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, फेंग जियो गॉड के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। हाओ चेन को एहसास होने लगा कि जियोलाई की जान को खतरा है, इसीलिए उसने स्पेस डोमेन से बाहर निकलने का प्लान बनाया। शेन इन और हाओ चेन आगे बढ़े और उन्होंने मिलकर हमला करके उस बैरियर को भी तोड़ दिया। फेंग जियो गॉड गेट पर पहुंचने वाला था, पर तभी हाओ चेन एक पोर्टल से वहां गया, लेकिन फेंग जियो अब भी उससे काफी ताकतवर था। उसने हाओ चेन पर दबाव डाला। हाओ चेन ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो इस बार नहीं हारेगा। उसने इटर्निटी एंड क्रिएशन थ्रोन की शक्ति को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन फेंग जियो ने चालाकी से काम लिया। उसने अपने हेवन डीमन स्लोइंग पाइथन को वहां बुला लिया। हाओ चेन ने एक पाइथन को खत्म कर दिया, लेकिन दूसरा पाइथन जियोलाई को ही मारने वाला था। वक्त रहते हाओ चेन ने उसे बचा लिया, पर अब फेंग जियो उस गेट के पास पहुंचने वाला था। हाओ चेन ने तेजी दिखाई और स्वॉर्ड स्लैश करके उसे रोकने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ। अब सीन बदलता है और हमें होली डीमन कॉन्टिनेंट की होली सिटी का दृश्य दिखाया जाता है, जहां काले बादल छाए हुए थे, पर उनके बीच सूरज अभी भी मौजूद था। लेकिन थोड़ी देर में पूरा चांद डार्क एनर्जी से ढक गया। सभी लोग घबरा गए, आखिर हो क्या रहा है? कुदरत के नियमों को कोई कैसे बदल सकता है? आसमान के सारे तारे भी अब टूटकर बिखरने लगे। ग्रैंडपा यांग भी वहीं मौजूद थे और वो इन घटनाओं को देख रहे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सूरज की रोशनी कैसे गायब हो गई, पूरा मिल्की वे कैसे बदल गया। बाकी एल्डर भी हैरान थे। आज से पहले होली डीमन कॉन्टिनेंट पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक एल्डर बोला, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या दुनिया खत्म हो रही है? ग्रैंडपा यांग ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि डेमोनिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो नेचर के लॉ को भी तोड़ रही है? तभी आसमान में तेज थंडर और बिजली कड़कने लगी। आसमान से कुछ चीजें नीचे आने लगी। सभी लोग डर गए। उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वो सभी डीमन गॉड पिलर्स थे और अब उनकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक सिपाही डरते हुए बोला, इतने सारे डेमन पिलर कहां से आ गए? वो पिलर सभी लोगों पर इतना दबाव डाल रहे थे, सबको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। आसपास और भी पिलर उभर कर सामने आ गए। अब सभी 72 डीमन पिलर अपग्रेड हो चुके थे, जिनकी शक्ति 9 लेवल प्रैक्टिशनर पर भी भारी पड़ रही थी। लॉर्ड जियाजे और बाकी टेंपल मास्टर्स ये सब देखकर हैरान थे। नाइट पास पर लोंग तियानिंग ने इस ऊर्जा से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लिया। जिंगयू ने कहा, सभी डीमन गॉड पिलर्स फिर से प्रकट हो रहे हैं और इनकी शक्तियां पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या डीमन ने इतने सालों से अपनी शक्तियां छिपाई हुई थी? होली सिटी में ये पिलर इतना दबाव बनाने लगे कि इंसान घायल हो रहे थे। इसीलिए ग्रैंडपा यांग ने अपने प्रोटेक्शन को सक्रिय किया और सबको उससे ढक लिया। उन्होंने कहा, ये कोई मामूली प्रेशर नहीं, बल्कि डीमन गॉड एम्परर का प्रेशर है, जो अब हद से ज्यादा मजबूत हो चुका है। लोंग तियानिंग को भी यही लगा। वो बोले, जरूर ये डेमन पिलर किसी ब्रेक थ्रू स्टेज से गुजर रहे हैं। अब इनकी शक्ति एक गॉड जैसी हो गई, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक डीमन गॉड एम्परर गॉड रियल्म में कैसे पहुंच सकता है? अगर वाकई फेंग जियो एक गॉड बन चुका है, तो इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा और हमारा पूरा अलायंस, साथ ही पूरा कॉन्टिनेंट उसके पैरों तले कुचला जाएगा। अब सीन बदलता है। हमें बुएर और बारबाटोस दिखाए जाते हैं, जो अब भी शेनिन और उसके साथियों से लड़ रहे थे। बुएर ने एक जबरदस्त लाइटनिंग बॉल से हमला किया। सबने अपनी पावर्स से उसे रोकने की कोशिश की। शेनिन ने अपने साइज से तेज वार करके उस फायरबॉल को नष्ट कर दिया, लेकिन इससे उसके साथी कमजोर हो गए और बुएर ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तभी वहां भी डीमन गॉड पिलर्स आसमान से उतरने लगे। बारबाटोस ने कहा, ये जरूर हमारे मेजेस्टी ही है, जो गॉड बनने के रास्ते पर जा चुके हैं और लगता है वो सफल हो गए। बुएर बोला, वाकई ये सब इतनी जल्दी हो गया। हमें अपने प्लान के मुताबिक वापस लौटना होगा, लेकिन अफसोस हमने अभी तक इन कमीनों को नहीं मारा। इसी से मुझे गुस्सा आ रहा है। बारबाटोस ने उसे समझाया, हम मेजेस्टी के प्लान में बाधा नहीं डाल सकते। उन्होंने जैसा कहा था हमें वैसा ही करना होगा, इसीलिए हमें लौटना होगा। चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में ये इंसान वैसे भी मारे जाएंगे और वो वहाँ से डीमन क्लेन की तरफ निकल जाते हैं। शेनिन भी अब कमजोर महसूस कर रही थी। वांग ने उसे संभाला और बाकी सभी भी उनके पास आ गए। हान यू ने पूछा, डेप्यूटी लीडर, क्या आप ठीक हो? शेनिन ने कहा, वो आसानी से बचकर निकल गए। जरूर हाओ चेन के साथ कुछ हुआ होगा। हमें तुरंत हाओ चेन की सिचुएशन की जांच करनी होगी। सभी ने उसकी बात मान ली और वे तुरंत वहां से निकल गए। वहीं अब हमें डीमन क्लेन के एम्परर पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां डीमन गॉड एम्परर के दोनों भाई अगारेस और वास्गो मौजूद होते हैं। अगारेस वास्गो से कहता है, तुमने अपनी लाइफ एसेंस को खतरे में डालकर जो ये ग्रेट प्रोफेंसी स्पेल एक्टिवेट किया, क्या इससे मेजेस्टी को यह पता लगाने में मदद मिली कि आखिर वो चाहते क्या है? वास्गो बताता है, उनके गॉड बनने के बाद वो उस दुनिया का दरवाजा खोल सकते हैं जहाँ जाने की
वो चाहत रखते हैं और साथ ही उस ऑस्टिन ग्रिफिन को भी पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद हम सभी होमलैंड पर वापस लौट सकते हैं। अगारिस कहता है, आखिर तुम किस होमलैंड की बात कर रहे हो? हम तो पिछले 6000 से भी ज्यादा सालों से इस होली डीमन कॉन्टिनेंट पर रह रहे हैं। क्या यह अब हमारा होमलैंड नहीं है? वास्को बताता है, ऐसा नहीं है, वो जगह इससे काफी अलग है। वो काफी दूर मौजूद एक स्टार में से एक है जो हमारा असली घर है। तभी कमजोरी की वजह से वो खांसने लगता है। अगारिस उसे संभालता है। वो आगे बताता है, मेजेस्टी के जाने से पहले उन्होंने डेमन प्रजाति के सारे मामलों की जिम्मेदारी क्राउन प्रिंस आबाओ को सौंपी है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अभी सिचुएशन कैसी है और वो किस हद तक अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अगारिस कहता है, आज तक हम क्राउन प्रिंस को काफी कम आंकते आए थे, लेकिन वो हमारी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा क्रूर है। वो सभी इंसानों को बेरहमी से मिटा देना चाहता है और उनकी पावर भी बढ़ चुकी है। अब हमें क्राउन प्रिंस आबाओ को दिखाया जाता है जो एक ह्यूमन पनिशमेंट एरिया में मौजूद होता है। वो इंसानों की 3 टाइटल लेवल डीमन हंट टीम में से एक का शिकार कर रहा होता है और वो वही 9 हेवन प्राउड वर्ल्ड टीम होती है जो डीमन इलाके की छानबीन करने आई थी। उसने अकेले ही उस टीम के सभी मेंबर्स को बेरहमी से मार डाला। वह बताता है, ये सब भले ही 9 लेवल के 3rd रैंक पर थे, पर फिर भी काफी कमजोर थे। इंसान जितने ताकतवर होते हैं उन्हें मारने में उतना ही मजा आता है। दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है जो सालों से पनपती खून की प्यास को बुझाता है। फिर वो हमें बताता है, इन इंसानों ने अभी तक 16 डीमन गॉड्स का शिकार किया था और अगर इनकी पावर की तुलना डीमन गॉड्स से की जाए तो इनमें से 4 20 पिलर से ऊपर के थे। लगभग 30 साल पहले इन्हीं कीड़ों ने एक 4th पिलर के डीमन गॉड, जिसे डेथ स्पीड डीमन गॉड कहा जाता है, उसे घायल कर दिया था और अब वो इस टीम के लीडर को भी बड़ी क्रूरता से मार डालता है। इससे पता चलता है कि उसकी पावर काफी बढ़ चुकी है। वो अपनी बातों से यही साबित करना चाहता था कि वह कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब वह एक सीटी बजाकर अपने हेवन डीमन स्लोविंग ड्रैगन को वहां बुला लेता है और कहता है, इन इंसानों के खून से तुम्हारी पावर को बढ़ाने का वक्त आ गया है। वह ड्रैगन उसकी बॉडी के साथ ही जुड़ा हुआ था, जिससे उसकी पावर बढ़ने पर आबाओ की पावर भी बढ़ती है। सभी इंसानों का खून वह अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने पावरफुल डीमन आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। अब उसकी पावर 9 लेवल के पीक पर पहुंच चुकी थी। अब वहां पर वास्को, अगारिस और बाकी डीमन गॉड भी आ जाते हैं। वे कहते हैं, बधाई हो क्राउन प्रिंस, आपने हेवन डिफाइंग डीमन ड्रैगन पिलर को खुद से जोड़ लिया है। वास्तव में यह काफी खुशी की बात है। अब आपकी पावर काफी तेजी से बढ़ेगी। पर आबाओ कहता है, यह पावर अभी भी पर्याप्त नहीं है। मेरे पिता इतिहास के सबसे पावरफुल डीमन गॉड एम्परर है, लेकिन साथ ही वे एक मर्सीफुल डीमन गॉड भी रहे हैं, यानी वे उतने क्रूर नहीं रहे जितना एक डीमन को होना चाहिए। शुरुआत से ही उन्होंने मनुष्यों को आराम से रहने दिया जब तक कि उन्हें पता नहीं चल गया कि ऑस्टिन ग्रिफिन इंसानों के बीच छिपा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी वे रहमदिल रहे। उन्होंने ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ जिसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था, यानी हाओचेन को मारकर इस समस्या को हल करना चाहा, जबकि उन्हें मालूम था कि वही ऑस्टिन ग्रिफिन था जिसने हमारे होमलैंड को जाना था। उनके अब तक किए गए सारे प्लान असफल रहे। वे हमारी दानव जाति को सुरक्षित नहीं रख पाए, इसीलिए उन्होंने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जिस पर आज तक कोई भी डीमन गॉड नहीं चला। वे गॉड के रास्ते पर निकल पड़े और एक गॉड बनना चाहते हैं। लेकिन गॉड बनने का आखिर क्या मतलब होगा, जबकि वो जिस तरह की दुनिया चाहते हैं उसमें इंसान होंगे? तो फिर हमारी दानव जाति के मरे हुए लोगों का किस तरह आदान प्रदान किया जा सकेगा? मैं वास्तव में अपने पिता का सम्मान और प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं उनके रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं अपना एक नया रास्ता बनाऊंगा जिसमें क्रूरता होगी। सभी डीमन गॉड थोड़े परेशान होते हैं कि आखिर वह करना क्या चाहता है। आबाओ सिर्फ मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान सभी को डरावनी लग रही थी। वहीं होली सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां आसमान से वे डीमन पिलर पूरी तरह से गायब हो गए थे। ग्रैंडपा यांग कहते हैं, हमें जो फिनोमिनन दिखाई दिया वह शायद इस बात का इशारा कर रहा है कि डीमन गॉड एम्परर अपने कदम ऊपर की ओर बढ़ा रहा होगा। वह हमें हमारी औकात दिखाना चाहता है। अगर वह गॉड बन गया तो हम इंसान उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं रह जाएंगे। निश्चित रूप से फैंटेसी पैराडाइज में कुछ बड़ा घटित हुआ होगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हाओचेन जल्दी से लौट आए और हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करें। अब हमें फैंटेसी पैराडाइज पैलेस में हाओचेन और जियोलाई को दिखाया जाता है, जिन्हें फेंग जियो के प्रोजेक्शन ने दूर फेंक दिया था। हाओचेन फेंग जियो से कहता है, मैं तुम्हें पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। तभी हाओचेन के साथी टीम मेंबर भी वहां जाते हैं। शेनिन को उसकी काफी फिक्र हो रही थी। वह उसके पास आकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? हाओचेन उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता ना करो। वह कहती है, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मुझे तुम्हारी चिंता सताए जा रही थी।
थी। अब हान्यू हाओचेन और जियोलाई की बॉडी को हील करने लग जाता है, लेकिन अभी भी सभी को इस बात की चिंता थी कि कहीं उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है। हान्यू बताता है मैंने दोनों की बॉडी चेक की है, अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं। जियोलाई को भी होश आ जाता है। जांग फिंग पूछता है डीमन गॉड एम्परर कहाँ है। हाओचेन सहमे हुए दिल से कहता है मैं उसे रोक नहीं पाया, वह डिविनिटी के रास्ते पर आगे बढ़ गया। सभी इससे काफी घबरा जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।